Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Fast Track to 50 of Indian economy and Indian financial systems. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि ये फास्ट ट्रैक टू 50 जो सीरीज है ये हम लेकर आए हैं ताकि हम अगले आने वाली 25 लेक्चर्स टोटल 25 लेक्चर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स के आपके पास आएंगे जिसमें कि टारगेट होगा कि हम एटलीस्ट 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आपके 50 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसे हम अचीव कर सकें उसके लिए ये सेशन है और 25 सेशंस में हम इसे कवर करेंगे। इसी तरह से बाकी कंपोनेंट्स के लिए एएफएम एंड योर पीपीबी आरबीडब्ल्यूएम इनके लिए भी ये सीरीज आपकी जो है वो आ रही है। तो आप अपनी कन्वीनियंस पे ये एक लेक्चर देख सकते हो। थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, एक टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो रहा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं। राइट, सो आज का जो सेशन है दिस इज लेक्चर 2 ऑफ फास्ट ट्रैक टू 50 एंड आज हम कवर करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि आपका चैप्टर 2 है मॉड्यूल ए का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है तो इसको सारे को हम कवर ऑलमोस्ट मतलब सारे को हम इसमें कवर करेंगे। सो बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप जैब 2026 में के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देखकर समझकर जाओ सो दैट आपको पैटर्न एग्जाम का पता हो जो कि चेंज हो रहा है दिन ब दिन और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जो है आपकी बहुत अच्छे से हो जाए सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम बेटर। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज सेशन, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, सेक्टर्स मतलब वो ऐसी कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं, वो ऐसे कौन से बाइफरकेशंस हैं जिसमें कि हम इकोनॉमी को बांट सकते हैं। तो ये ना 3 बेसिस पे हो सकता है। ये 3 बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप किस तरह का काम करते हो, ठीक है, किस तरह का काम इसमें इंक्लूडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन क्लासिफाई। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल कि कौन से सेक्टर में कितना पोटेंशियल है ग्रो करने का, फ्यूचर क्या है उस सेक्टर का, उसके बेसिस पर। सो दैट इज द सेकेंड बाइफरकेशन एंड थर्ड इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या आपके जॉब के नॉर्म्स हैं, किस सेक्टर के जो एम्प्लॉयमेंट के नॉर्म्स क्या हैं, है ना, उसके बेसिस पर ये तीसरी बाइफरकेशन हो सकती है। बाकी जैसे हम वन बाय वन इसको करते जाएंगे हमें और क्लियर आइडिया लगता जाएगा कि ये किस बारे में है। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके बेसिस पर हम 3 एरियाज में सेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी दिया हुआ है, अच्छा टर्शरी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी में आगे आ जाते हैं क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? मुझे जो भी ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि राइट फ्रॉम द सोर्स मैं ले सकती हूँ। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कैसे मिलता है? खेती करते हो आप, राइट फ्रॉम मदर अर्थ, है ना, आप प्रोड्यूस जो है वो निकालते हो। दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। आप फ्रूट्स की वो कर रहे हो, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हो, क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, व्हाटएवर, पल्सेस, है ना, प्राइमरी सेक्टर। पेड़ों पे उग रहे हैं, धरती पे उग रहे हैं। फिशरीज, फिश क्या है? नेचुरल, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों मिलता है? अगेन ड्यू टू वाटर बॉडीज, पार्ट ऑफ मदर अर्थ। सो ऐसी कोई भी चीज जो कि डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स आप कंज्यूम कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। नेचुरल रिसोर्सेज का इसमें एज इट इज इस्तेमाल होता है। एग्रारियन सोसाइटीज या इकोनॉमीज उनको बोलते हैं जहां पर प्राइमरी काम जो हो रहा है, मतलब मेन चंक 50% से ज्यादा इकोनॉमी जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पर, उनको बोलते हैं एग्रारियन इकोनॉमीज या एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमीज। इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वाज एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें मेजर सोर्स ऑफ नेशनल इनकम जो है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रहती हैं। सो 3 बाइफरकेशंस में से प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू कि ये रॉ मटेरियल जो आपको मिल रहा है इसको फाइनल प्रोडक्ट में आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। फ्रूट्स है, फ्रूट्स किसका पार्ट है? प्राइमरी का, लेकिन उससे बनने वाले जैम और कोई चीज़ अगर आपकी कैंडीज बन रही है, कुछ बन रहा है, वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का। फ्रूट जूसेस बन रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। शुगर केन, शुगर केन क्या है?
प्राइमरी सेक्टर का पार्ट, लेकिन उस शुगर से जो बेकरी आइटम्स बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, कुकीज बन रही हैं, है ना। तो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होकर एक प्रोसेस में गो थ्रू कर कर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सो सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हम बोलते हैं, is when raw materials are converted into finished goods. This is also called industrial sector. ठीक है, इसमें फैक्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल अलग अलग प्रोसेसेस में जाकर फाइनल प्रोडक्ट बनता है और फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचता है। बिग एम्प्लॉयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन मेजर जीडीपी और जॉब्स में ये करता है। क्यों करता है? क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जहाँ पर यूज हो रही है, जहाँ पर लेबर की जरूरत ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत ज्यादा है, उस केस में सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा। देन वी हैव टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब वो सेक्टर जो कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरीके की सर्विसेज, मतलब कोई भी इनटैंजिबल सर्विसेज। एजुकेशन है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप इस एजुकेशन को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बेटर होगा? यस। हेल्थ केयर है, क्या आप उसे टच कर सकते हो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको देता है? नहीं, लेकिन क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे बेटर होती है? यस। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, बैंकिंग, है ना, वी कैन नॉट टच द बैंकिंग एस्पेक्ट, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर आवर लाइफ्स। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सर्विसेज के। एक और चीज याद रखनी है, टर्शरी सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स एड टू द इनिशियल टू सेक्टर्स। जो हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर किया, इनको मदद प्रोवाइड करता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, मदद प्रोवाइड करता है, एड प्रोवाइड करता है, यानी कि इनको स्मूदन आउट करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है टर्शरी सेक्टर। सो इट प्रोवाइड्स एक तो services instead of goods, and also it provides aids to the primary and manufacturing sector. Core of service based economies, जो भी service based economies है उनकी core जो है, और बड़ी obvious सी बात है कि tertiary services ही होंगी। लार्ज पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड जॉब्स जो है ये क्रिएट करता है। इंडिया में अगर ट्रेंड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा अब बढ़ते जा रही हैं सर्विस सेक्टर। एक्सपोर्ट्स की बात करो, आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन में सर्विसेज हमारी मदद कर रही हैं। दो सेक्टर्स आ जाते हैं इसमें, अगर इनकी सब बाइफरकेशन की मैं बात करूं, कि टर्शरी सेक्टर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहला है क्वाटरनरी सेक्टर और दूसरा है क्वाइनरी सेक्टर। जो भी नॉलेज से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंप्रूव हो रही है, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी सेक्टर। सर्विसेज में भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है ना, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गई, टीचिंग हो गई, रिसर्च हो गई, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, और कोई कोई। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने में मदद करते हैं, ह्यूमन लाइफ को और बेहतर बनाते हैं अपनी नॉलेज के बेस्ड पर। तो इंटेलेक्चुअल पावर इकोनॉमी की ये कह सकते हो आप कि इंक्रीज करते हैं, इसे कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर बनाते हैं। वही क्वाइनरी सेक्टर वो होता है जो कि टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग रोल्स में मदद करता है। ये इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का मैं बोल सकती हूँ कि ब्रेन है। ठीक है, पॉलिटिक्स में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स या लीगल एडवाइजर्स जो डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे कंपनीज के लिए चाहे लॉ मेकिंग के लिए, पूरी कंट्री डायरेक्शन लेगी इन डिसीजंस के बेसिस पे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल जो सेक्टर है, दैट इज कॉल्ड क्वाइनरी सेक्टर। ठीक है जी, इसको ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है, और ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजी फॉर द सोसाइटी, इसमें हमारी मदद करता है। तो अगर अब मैं डिफरेंसेस की बात करूं, तो ये तीन आपके पास सेक्टर्स हैं, और ये हर एक के डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो फार्मिंग, फॉरेस्ट एंड माइनिंग का काम करते हैं। सेकेंडरी जो है मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज एंड स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज का। एंड टर्शरी सेक्टर बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। इसे एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज या एग्रियरियन भी कहा जाता है, इसे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल कहा जाता है, और इसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ये कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश गुड्स, और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द अदर टू सेक्टर्स, यानी कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी को। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पर मॉडर्न प्रोसेसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होंगी उतना ज़्यादा आप प्रोडक्ट जो है वो बना पाओगे, और उतना ही ज़्यादा आपकी ओवरऑल कंट्री की जो कैपेसिटी है बिल्डिंग की वो बढ़ेगी।
ये एडवांस टूल्स एंड लॉजिस्टिक्स का ज़्यादा उपयोग करता है, यानी कि टेक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है और लॉजिस्टिक्स, ठीक है? सर्विस में क्योंकि ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बना-बना के गोडाउन्स में कुछ रखना है, नहीं, ये सर्विस है, आप तक पहुँचनी चाहिए कंज़्यूमर तक। तो कन्वीनिएंट से कन्वीनिएंट वेज़ जो है इसमें फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बैंकिंग से रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, है ना? तो बैंकिंग में जैसे-जैसे आपके पहले खाते खोलने के लिए घर पे जाना मतलब बैंक्स में जाना पड़ता था लोगों को, राइट? अब केवाईसी नॉर्म्स कर दिए, सारा कुछ डिजिटलाइज़ कर दिया, सारा बैंकिंग के ऑपरेशंस डिजिटलाइज़ कर दिया। एसबीआई की बात करूँ तो योनो ऐप, है ना? एक ही ऐप में सारा कुछ हर एक प्रोविज़न बैंकिंग से रिलेटेड घर बैठे-बैठे अपनी कन्वीनियंस पे आप जो है वो कर सकते हो। सो ये क्या किया? ये हमने प्रोसेसेस को ईज़ी किया विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज़। ऑर्गेनाइजेशन ये जनरली अनऑर्गेनाइज्ड होती है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये हाईली ऑर्गेनाइज सेक्टर है। होता क्या है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, वो हम आगे बात करेंगे जब हम ऑन द बेसिस ऑफ जॉब सिक्योरिटी की क्लासिफिकेशन समझेंगे। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड की बात करूँ तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्राइमरी सेक्टर। ये वाला थोड़ा सा बैलेंस्ड रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में। सेकंड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उसके बेसिस पर मैं बता सकती हूँ कि सनराइज सेक्टर है या सनसेट सेक्टर है। सनराइज देखो नाम से ही पता चल रहा है, सूरज उग रहा है। सूरज उग रहा है मतलब अभी इमर्जिंग और न्यू स्टेज है, ठीक है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सेक्टर जो कि अभी अभी बना है, बहुत पोटेंशियल है, नई नई जॉब्स आने का स्कोप है, मॉडर्न है, इनोवेटिव है, ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर का बहुत हाई है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नए नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। दैट इज कॉल्ड सनराइज सेक्टर। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है? इतनी लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां लग रही हैं, उसके इलाज, आईटी, एआई टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी बने प्रोड्यूस हो लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की मदद से, ना कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट कर करके। आपकी जो कार्स हैं या आपकी ये वाली व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है? तो ये सब एग्जांपल्स हैं सनराइज सेक्टर का। यही सनसेट की अगर मैं बात करूं तो वो सेक्टर्स जिनका कुछ खास पोटेंशियल अब आगे बचा नहीं है, डिक्लाइनिंग ओल्ड स्टेज में है, ठीक है? ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप इसको लेके कुछ रिलाई कर सकते हो। जॉब्स अब ज़्यादा इस सेक्टर में क्रिएट नहीं हो रही, इन्वेस्टर्स ने पे थोड़ा बहुत पैसा जो लगा भी रखा था वो पुल आउट कर रहे हैं। सो दीज आर द सेक्टर्स विथ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट या नॉट एट ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे आपकी पोस्टल सर्विसेज, वो पुराने ज़माने वाली चिट्ठियों वाली, है ना, लिख के, तो वो तो अब ऑलमोस्ट डिप्लीट ही हो चुकी है। सीडीज, है ना, सीडी प्लेयर्स आपके, और उससे भी अगर मैं पुरानी बात करूँ, आई डोंट नो कितने लोग याद रख होगा कितने लोगों को, बट वो ऐसे वाली आती थी ना कैसेट्स, वीसीआर बोलते थे आई थिंक उनको। तो दैट इज पार्ट ऑफ सनसेट सेक्टर, ठीक है जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब एंड सिक्योरिटी, इसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं सेक्टर्स को एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो हैं जिसमें कि जॉब के जो टर्म्स हैं वो फिक्स्ड हैं और एश्योर्ड वर्क है, ठीक है? यानी कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को कितने घंटे काम करना है, मुझे कितनी रेम्यूनरेशन मिलेगी मंथली, क्या मेरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या-क्या लॉज़ हैं जो मेरे काम के ऊपर लागू हो रहे हैं, लेबर लॉज़ हो रहे हैं, है ना? फैक्ट्रीज़ एक्ट हो रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट हो रहा है, कौन से लॉज़, मतलब कुछ लॉज़ हैं जो कि मेरे काम को डिफाइन कर सकते हैं या मेरे काम के एम्बिट को डिफाइन कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो मुझे है जॉब सिक्योरिटी, है ना? मुझे पता है कि ऐसा नहीं है कि कल काम होगा, आज है, नहीं है, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट एक स्टेबल जॉब। सो दिस इज़ ऑल कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है? फिक्स्ड टर्म्स है, अश्योर्ड वर्क है, आपके पास लॉज हैं जो कि गवर्न करते हैं आपकी जॉब को, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के रूल्स आप फॉलो करते हो और आपका एम्प्लॉयर भी फॉलो करता है, मंथली सैलरी है, आपकी जॉब सिक्योरिटी है। यही चीज़ जब नहीं हो दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा एग्जांपल दूं मैं तो जो हाउस हेल्प है ना, अ, उनको आप नहीं, मतलब यू कैन नॉट कन्फर्म, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हो कि नहीं 1 साल तक आप काम कर ही रहे हो, वो पर्सनल ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से हो जाए, बट अदरवाइज आज है कल नहीं है, है ना? जो लेबर है, जो अपने कंस्ट्रक्शन लेबर्स एंड ऑल, सो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है टू गवर्न देयर, व्हाट शुड आई से, देयर जॉब्स, ठीक है? देयर जॉब या वर्क
के जो उनके एम्बिट है उसको डिफाइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है। इसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ये जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए तो इंडस्ट्रियल लॉज, ये मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सब है। मैं बात कर रही हूँ जो अ, दिहाड़ी पे जो लोग काम कर लेते हैं, है ना? तो उस केस में कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन नहीं है, उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है काम का। सो मीनिंग क्या है? स्मॉल यूनिट्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना ही गवर्नमेंट का कोई रूल फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। साथ ही साथ सैलरी टाइप जो है दैट इज डेली वेजेस, लो एंड इरेगुलर। आज है काम, कल पता नहीं होगा कि नहीं, और बहुत लो है, बहुत हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है, कभी भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा वर्क आवर्स फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पीएफ, सैलरी इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब्स, रजिस्टर्ड कंपनी वर्कर्स, ये सब आ जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ये आ जाते हैं शॉपकीपर्स, फार्म वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आना तो निश्चित है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं जिसमें से इन तीनों में से एक में से क्वेश्चन ना आया हो। आएगा ही क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए और अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए बहुत दिल के करीब रहा है। क्यों दिल के करीब रहा है? क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से एग्रीकल्चर ने हमें सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करी। और एग्रीकल्चर एक तो इसके अलावा जॉब क्रिएशन में, है ना, लेबर को एम्प्लॉयड रखने में, लोगों को एम्प्लॉयड रखने में बहुत मदद करता था। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए, और इसे बढ़ावा देने के लिए हम कुछ रेवोल्यूशंस लेकर आए, ताकि कुछ चैलेंजेस जो हम पहले इसमें फेस कर रहे हैं वो आगे हमें फ्यूचर में ना करने पड़े। तो एग्रीकल्चर इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल फार्मिंग इन इंडिया इज ऑफन रेन फेड, फूड ग्रेन बेस्ड एंड लैक डाइवर्सिफिकेशन। ये दिक्कतें थी जो हम फेस कर रहे थे। एक तो हम बारिश की वेट करते थे पानी के लिए, ठीक है, क्रॉप्स को पानी जो जाना है उसके लिए हम बारिश की वेट कर रहे हैं। तो फूड ग्रेन बेस्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फूड ग्रेन के अलावा हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कितना कुछ और कल्टीवेट कर सकते हैं, बट उस पर हमारा ध्यान नहीं था। डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी, कमर्शलाइजेशन नहीं थी। हम वो क्रॉप्स नहीं बना रहे थे जिनसे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, है ना। फार्मर्स वर नॉट वेरी वेल अवेयर विद दैट। तो जैसे उनको अपना इंडिपेंडेंस से पहले कुछ क्रॉप्स बोला जाता था उगाने के लिए, वही माइंडसेट के साथ बस ज़्यादा थोड़ा सा हमने स्विच कर लिया कि फूड ग्रेन्स और उगा लेंगे। हम फार्मर्स जो है वो उसी में लिमिटेड होकर रह गए। Due to population growth and rising incomes, demand for agricultural products has increased. To meet this demand, the government introduced various revolutions in agriculture, और ये अलग अलग एरिया से रिलेटेड है, क्या है वो हम आगे देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो ये फीचर्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। लेट मी टेल यू, ये जो सिनेरियो है ना, दिस स्टेड विद अस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बहुत सारे डेकेड्स तक हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे थे एग्रीकल्चर में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी वो फॉलो कर रहे हैं। आज इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। आज हम सिर्फ रेन फेड फार्मिंग नहीं कर रहे, आज हम बारिश का वेट नहीं करते कि बारिश आएगी तो हम किसान बेचारे जो हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे अपने प्रोसेस को। अब इरिगेशन सिस्टम जो है वो अडाप्ट किए जा रहे हैं। क्या 100% एग्रीकल्चर इरिगेशन बेस्ड हो गया है? नहीं। अभी भी रेन, बहुत सारे चंक है, मेजर चंक रेन फेड पर जो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रही। सबसिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक तरीके की क्रॉप बस उगा ली वही उगा रहे हैं, नहीं, अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि सबसिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस थी कि भाई अलग अलग टाइप्स के नहीं उगाने। ट्रेडिशनल मेथड्स का उपयोग हो रहा था। फूड ग्रेन ओरिएंटेड थी मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी और ना ही कमर्शलाइजेशन थी। प्रॉफिट के लिए किसान खेती नहीं कर रहा था, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा था, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, मेन है ना, मतलब उगा रहे हैं, बेच रहे हैं, जितना हो जाए उतना बेहतर है। ऐसे नहीं कर रहे थे, बना मतलब उगा ऐसे नहीं रहे थे कि वो प्रॉफिटेबल ही सोच के उगाएं। समझ रहे हो माइंडसेट के? अब तो क्या है, मशरूम फार्मिंग भी हो रही है, केसर की फार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पता है कि इनके दाम ज़्यादा अच्छे हैं, है ना, अलग अलग टाइप ऑफ फंजाई, मशरूम्स। लेकिन पहले क्या था? पहले तो फूड ग्रेन्स हैं, बस वही हुए जा रहे हैं, चाहे उनसे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। नेट सोन एरिया बहुत कम था, ठीक है। ये सारे के सारे फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर के बिफोर द रेवोल्यूशन।
फिर आए जी हमारे पास कुछ रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशन से रिलेटेड लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट 10-15। सबके नाम याद रखने हैं, सबसे रिलेटेड किस चीज़ से रिलेटेड वो रेवोल्यूशन है वो याद रखना है, और फादर ऑफ रेवोल्यूशन याद रखने हैं। लंबा काम है, तो एक बार सुन लो बैठ के मज़े से, लेकिन इसके बाद जब भी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाए, जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव गॉन थ्रू द नेम्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द फादर ऑफ रेवोल्यूशंस एंड अप्रॉक्सीमेट ईयर्स, आपको अगर याद रह जाए तो एग्जाम में बेनिफिट होगा। अभी टाइम है हमारे पास, है ना, अभी हम पढ़ सकते हैं, अभी हम याद कर सकते हैं, अभी हम 10-10 मिनट एक एक पीडीएफ को दे सकते हैं। तो लेट्स टेक इट एट दैट, धीरे धीरे डेली एक इम्प्रूवमेंट करते हैं, रिजल्ट बेहतर ही निकलेगा। सो रेवोल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पास आया, नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर करने को बोला गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने को बोला गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल करे जाएं ताकि कम सामान में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ इम्प्रूवमेंट जो है करी गई। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। 1966 से 1978 तक का पीरियड याद रखना है। फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट। देन वी हैव वाइट रेवोल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है वाइट क्या है, मिल्क से रिलेटेड है। फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरैन, 1970 से 1996 में दिया गया। किस चीज से रिलेटेड? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अमूल दूध पीता है इंडिया, क्यों पीता है? क्योंकि कॉपरेटिव्स की फॉर्मेशन हुई इस रेवोल्यूशन के दौरान। टेक्नोलॉजी, मिल्क जो अपने सोर्स से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचे, है ना, तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो सकता है वो यहाँ पर लॉन्च की गई। नेशनल डेयरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया एंड ऑपरेशन फ्लड अगेन रिलेटेड टू दिस जो है वो लॉन्च किया गया। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। देन यू हैव येलो रेवोल्यूशन। सैम पिट्रोडा, मिस्टर सैम पिट्रोडा ने ये रेवोल्यूशन दिया 1986 से 1990 तक, और ऑयल सीड्स को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, ये सब काम जो है यहाँ पर किए गए। ठीक है, तो ऑयल से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन क्यों है? क्योंकि ब्लू है पानी पानी पानी, इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन है रिलेटेड टू एक्वा मरीन लाइफ। ठीक है, तो इनलैंड एंड मरीन रिसोर्सेज, एक्वा कल्चर, मछलियाँ, है ना, और पानी में जितने भी जो भी आपके चीज़ें मिल रही हैं, मछलियाँ मिलेंगी, मछलियाँ, सी फूड एंड ऑल, है ना, जिससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, उनसे रिलेटेड। तो बेसिकली पानी से रिलेटेड जीव जंतुओं की प्रोडक्शन ज़्यादा करना ताकि उनको अलग अलग तरीके की कंजम्पशन में हम, मतलब अलग अलग तरीके से हम कंज्यूम कर सकें। सो फिशरीज की प्रोडक्शन बढ़ना, एक्वा कल्चर बढ़ना, है ना, तो इन सब के लिए डॉक्टर अरुण कृष्णन ने ब्लू रेवोल्यूशन दिया 1986 से 1990 तक। इसके अलावा ये लिस्ट है और इस लिस्ट को याद आपने करना है। हम ट्राई करते हैं धीरे धीरे विजुअलाइज कर करके कि कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर और नाम भी याद हो गया तो आधी तो जंग हम जीत जाएंगे, और एक दो बार रिवाइज करोगे तो फादर ऑफ रिवोल्यूशन याद हो जाएगा। और पीरियड कैसे याद करना है, टाइम कैसे याद करना है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि मुझे तो टाइम याद नहीं होते। ठीक है, लेकिन मेरा एग्जाम नहीं है तो मेरा चल सकता है, आपका नहीं चलेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरे रंग का क्या होती है? हरी घास होती है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। वाइट इज मिल्क, तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। येलो ऑयल सीड, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, है ना, जो किचन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हम यूज करते हैं, येलो कलर का ही होता है ना, तो ऑयल सीड से रिलेटेड है येलो रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश एंड एक्वा। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। अब कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है कि एक बड़ी सी गोल्डन कलर की चमकती हुई सुनहरी मधुमक्खी, ठीक है, चमकती हुई सुनहरी मधुमक्खी, एंड ट्रस्ट मी कहानियां सुनो, बिकॉज ये आप लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, किसी भी तरीके का ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, जिसमें 4 अलग अलग कलर के रेवोल्यूशंस आपने मैच करने हैं, आपको याद हो जाएगा। तो एक गोल्डन सुनहरी चमकती हुई मधुमक्खी, और ये बैठी है गोल्डन कलर के नकली रोज पे। गोल्डन रोज देखा है कभी? नहीं देखा, लेकिन हमारी कहानी में है। तो गोल्डन रोज के ऊपर एक मधुमक्खी बैठी है, और जैसे ही इस मधुमक्खी इस रोज के ऊपर बैठी, ये गोल्डन कलर के एप्पल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एप्पल इज फ्रूट, हनी एंड हॉर्टिकल्चर।
हॉर्टिकल्चर इज फ्लावर, हनी इज मधुमक्खी जो प्रोड्यूस करती है। तो ये कहानी से आपको याद रहेगी ये तीनों चीजें। और ये तीनों किस कलर की हैं? गोल्डन कलर की हैं। निरपाख तुतेज ने ये जो रेवोल्यूशन है ये दिया इन द ईयर 1991 टू 2003। गोल्डन फाइबर की बात करूं, गोल्डन फाइबर, ठीक है, अब ये गोल्डन नहीं है, गोल्डन फाइबर है, यानी कि गोल्डन कलर जो है अब वो ऐसे फाइबर की फॉर्म में आ गया है। ये जूट से रिलेटेड है, तो गोल्डन कलर का एक जूट बैग आप सिंपल याद रख सकते हो। 1991 टू 2003 ये दिया गया। सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्स, तो सिल्वर कलर का अंडा मुर्गी ने दिया, बड़ी सी मुर्गी और सिल्वर कलर का एक बहुत बड़ा अंडा दिया, तो सिल्वर रेवोल्यूशन ऐसे याद रह जाएगा। सिल्वर फाइबर, अब फाइबर है अगेन सिल्वर कलर का है, ठीक है, तो दिस इज कॉटन, सॉफ्ट सा फाइबर है सिल्वर कलर का। पिंक रेवोल्यूशन, पिंक कलर की एक प्लेट है, बहुत प्यारी सी पिंक कलर की क्यूट प्लेट, ठीक है जी, उसमें रखी है एक दवाई कैप्सूल जो होता है पिंक कलर का, और रखा है एक प्याज, और रखे हैं प्रॉन्स, ठीक है, हाँ ये प्रॉन्स बनाया मैंने। तो प्रॉन्स, अनियन एंड आपकी जो मेडिसिन है वो, तो पिंक कलर में है ये सब कुछ, ठीक है जी, पिंक कलर में। ये लो पिंक कलर का बना दिया, वैसे तो ये वो है लेकिन कोई बात नहीं, पर्पल है बट हम पिंक का ज़ूम करेंगे। तो ये तीन चीज़ें, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ, प्रॉन्स एंड अनियन, दुर्गेश पटेल ने दिया पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। देन एक बहुत बड़ी सी विंड मिल इमेजिन करो, ठीक है, बहुत बड़ी सी विंड मिल है ब्राउन कलर की, और ये मैं बनाऊंगी क्योंकि मुझे तो मज़ा आ जाता है, ठीक है, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मुझे इसमें ड्राइंग करने को मिलती है, ठीक है। तो ये विंडमिल है और इसमें एक बैग टंगा हुआ है बहुत बड़ा सा, और इसमें चॉकलेट है, उस बैग में चॉकलेट टंगी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंडमिल जो कि दर्शाता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को, दैट इज योर रिन्यूएबल एनर्जी। लेदर बैग दर्शाता है लेदर को, ब्राउन कलर का बैग, और चॉकलेट जो है वो दर्शाती है कोकाओ को। सो दीज थ्री थिंग्स आर पार्ट ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन। तो अब आप एक बार इमेजिन करो, क्या आप कंफ्यूज हो रहे हो? पिंक रेवोल्यूशन में क्या था? पिंक कलर की प्लेट थी, उसमें प्रॉन पड़ा हुआ था, एक कैप्सूल था पिंक कलर का चमकता हुआ, और क्या था? प्याज था। पिंक रेवोल्यूशन। वैसे ही गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था? एक चमकती हुई मधुमक्खी गोल्डन कलर की, है ना, वो फूल पे बैठी है गोल्डन कलर के, और क्या कर रही है? जैसे ही उसने फ्लावर के ऊपर वो बैठी, वो एप्पल में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर एंड हनी, दिस इज योर गोल्डन रेवोल्यूशन। इस तरह से सिल्वर क्या है? एक बड़ी सी मुर्गी है, सिल्वर कलर का अंडा दिया, तो सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द एग्स। इस तरह से इंटरेस्टिंग आप बना सकते हो इसको। मीट एंड टमेटोज, ठीक है, लाल रंग के टमाटोज हैं बहुत सारे, और उसके अंदर एक जो मतलब डिश रखी है मीट की, सो दैट इज रेड रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स होते ही ग्रे कलर के हैं, तो एज इट इज याद रख लो। पेट्रोलियम थोड़ा सा जला दिया, काले रंग का हो गया, ब्लैक पेट्रोलियम, ठीक है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, अगेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसको थोड़ा और ज़्यादा हमने इन्हांस किया, और एम एस स्वामीनाथन ने ही दिया ग्रीन रेवोल्यूशन का थोड़ा एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म, विकसित रूप है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोटीन रेवोल्यूशन, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी ने दिया 2020 में, ठीक है। तो राउंड रेवोल्यूशन, राउंड गोल गोल क्या होता है? पोटैटोज, तो आलू से रिलेटेड है आपका राउंड रेवोल्यूशन। तो सारे रेवोल्यूशंस याद रखने हैं, और इनसे रिलेटेड हीराल चौधरी और विशाल तिवारी, ये नाम है इंडिविजुअल, ये भी याद रखने हैं आपने, और डेट्स भी आपने याद रखनी है, और इसके साथ ही रेवोल्यूशंस हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेक्टर्स की, ठीक है, जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेक्टर्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, तो कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, सेकेंडरी सेक्टर का एंड टर्शरी सेक्टर का, वो हम इसमें देखेंगे। सो इंडिया का जो बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर है और जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है वो है एग्रीकल्चर। 54.6% ऑफ द वर्क फोर्स, ठीक है, इतनी ज़्यादा वर्क फोर्स जो है ये एम्प्लॉय करता है, और ये 2011 के सेंसस में बताया है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 17.8% टू इंडियाज जीवीए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो स्टेप वाइज वैल्यू ऐड होती है हर एक प्रोसेस में, उसमें इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसकी परसेंटेज है 17.8%। इट इज इट हैज सीन डिक्लाइन इन इट्स शेयर इन नेशनल इनकम, वाइल इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स जो है अब ग्रो कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है आफ्टर कोविड। रीसेंट इंप्रूवमेंट की अगर बात करूँ तो बेटर इरिगेशन, सीड टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, ये सब इन एरियाज में एग्रीकल्चर में बेहतर जो है वो प्रोसेसेस हुई हैं।
गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी हैं जिससे कि और इम्प्रूव हुई है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ताकि क्रॉप्स को इंश्योरेंस मिल सके, फार्मर्स के ऊपर बर्डन ना आए अगर कल को किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या अदरवाइज क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, तो फार्मर्स पे उस चीज़ का वो ना आए और क्रॉप जो है वो इंश्योर्ड रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए, फार्मर की इनकम्स के लिए जो है फंड्स कुछ रिलीज किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा टोटल एरिया इतने मिलियन हेक्टेयर्स है इंडिया में, उसमें से नेट सोन एरिया कितना बीजते हो आप, 139 है, जो कि कम है और ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अवेलेबल एरिया ज़्यादा है। और इरिगेटेड एरिया जिसमें पानी पहुंच पा रहा है, दैट इज 68.6 मिलियन हेक्टेयर्स। तो आप देख सकते हो कि ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास एरिया है फिर भी, टोटल एरिया एग्रीकल्चर का, लेकिन उसमें से जिसमें खेती हो रही है ना, कुछ हार्वेस्टिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, दैट इज नेट सोन एरिया, दैट इज 139, और उससे भी कम में पानी जो है वो जा पा रहा है। बाकी रेन फेड पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 तरीके की या 4 तरीके के एरियाज आ जाते हैं। माइनिंग एंड क्वायरिंग, माइनिंग मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे डिग इन करके रिसोर्सेज निकालना। क्वायरिंग मतलब जो रॉक्स अर्थ के ऊपर जो भी एलिवेशन है, पहाड़ हैं कुछ हैं, उनको खोद के निकालना, ठीक है। तो माइनिंग उसके नीचे हो गई, क्वायरिंग ऊपर की हो गई। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फैक्ट्रीज में जो प्रोड्यूस हो रहा है, पावर गैस वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन जो बनाने का काम है। ये 4 डिविजन्स हैं इंडस्ट्री सेक्टर के। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है 18%, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है 8% और माइनिंग एंड यूटिलिटीज का है 5%। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 17% से 29% ये हुई है, दैट मीन्स इसमें ग्रोथ जो है वो सब्सटैंशियल इंक्रीज है। 4 फेजेस में इंडियन इंडस्ट्री जो है उसने इवॉल्व किया है। सबसे पहले 1951 जब देश आज़ाद हुआ उसके 3 साल के बाद से 1951 से 65 में नींव रखी गई, फाउंडेशन रखी गई इंडस्ट्रीज की, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। मोस्टली कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का था। 65 से 80 में काफ़ी फॉल देखने को मिला क्योंकि इस दौरान हमने काफ़ी वॉर्स लड़ी। तो हमारे जो रिसोर्सेज कंट्री में फैक्ट्रीज लगाने में जाने चाहिए थे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग को और बेहतर करने में जाने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज चैनलाइज हो गए वॉर्स लड़ने में और ट्रैक पे आने में। इस दौरान हम 5 ईयर प्लान्स को फॉलो करते थे। प्लानिंग कमीशन ने जो 5 ईयर प्लान्स दिए थे उसे हम फॉलो कर रहे थे, है ना। उसमें टारगेट थे हमारे कि इंडस्ट्रीज को और बेहतर बनाया जाए, कैपिटल प्रोडक्ट्स और बनाए जाए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनरी हेल्प करती है उसे प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा हम सस्टेन नहीं कर पाए, अगेन ड्यू टू वॉर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। फिर हमारी 80 से 91 में रिकवरी हुई और 91 में हमने आईएमएफ से फंड्स भी मांगे क्योंकि हमारी फाइनेंशियल हालत काफ़ी लो चली गई थी। और तब से लेकर अब तक पोस्ट रिफॉर्म पीरियड जो है वो हमारा चल रहा है। आईआईपीएस, आईआईपी इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है इस रिगार्डिंग, जो कि हमें बताता है कि अलग अलग सेक्टर्स में कितनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। और कोर इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है, स्टील, सीमेंट, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स, ये कोर इंडस्ट्रीज है अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ तो, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं आपकी सर्विसेज। सर्विसेज जो है इनटैंजिबल गुड्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 55.3% जीवीए ये कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। अगर एक प्रोडक्ट है वो, उसको मैं बीज रही हूँ, ठीक है, कोई चीज़ है, बीज लगाए मैंने 20 रुपए के, उसके बाद वो वीट बन गया, ठीक है, प्रोसेस हुआ, आटा बना, इस पूरी प्रोसेस में लगे मुझे 40 रुपए और उसके बाद ब्रेड बन गई, उसकी मैंने पेस्ट्रीज बना लिया और पिज्ज़ा, पास्ता, वॉटेवर बना लिया, ये हो गया 100 रुपए का। तो ये हर एक स्टेप में वैल्यू ऐड हो रही है। पहले स्टेप में 20 रुपए वैल्यू ऐड हुई, दूसरे स्टेप में 60 रुपए वैल्यू ऐड हुई, राइट। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, इसको हम हर एक सेक्टर का निकाल के देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि उस सेक्टर ने उस स्टेप में कितनी वैल्यू ऐड करी है। तो जो सर्विस सेक्टर है वो 55.3% तक की वैल्यू ऐड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग इसमें 18% का योगदान देते हैं। फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज 21% का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस 15% का। ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो 33% से 53% तक की ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिली है। टॉप 10 ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर्स, ये सर्विस सेक्टर का ना पूरा ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान से याद रखना आप। टॉप 10 ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर्स में इंडिया का नाम आ चुका है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज 40% तक की टोटल नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। और इंडिया 5th लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं
अलग अलग कंट्रीज में जहाँ पे उनको पोटेंशियल दिखे। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इन दैट। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो टूरिज्म एंड आईटी बीपीएम, यानी कि जो आपकी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर एंड ऑल, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं व्हेन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर, और वो भी एक्सपोर्ट्स में, राइट। सो 27.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट एंड 181 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इन दो सेक्टर्स में हुई है इन पर्टिकुलर ईयर्स में। तो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर बहुत एग्जॉस्टिवली अच्छे से कवर किया है। आई होप आपको पढ़ के मज़ा भी आया हो और समझ भी आया हो, और एग्जाम में अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप बढ़िया तरीके से कवर कर सको। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। ठीक है, कौन से इसमें से सर्विस सेक्टर के पार्ट हैं? ट्रेड है, बिल्कुल है। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है। रियल एस्टेट है, मे बी नॉट। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली है। तो आपने मुझे बताना है कि रियल एस्टेट है कि नहीं, है ना। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, एक बार पॉज करना, कमेंट करना, और फिर देखो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो रियल एस्टेट इसका पार्ट है, क्योंकि जो बन रहा है ना, जो भी हम प्रोड्यूस कर, मतलब जो भी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना। रियल एस्टेट क्या है? फाइनेंसिंग देखना, खरीदना बेचना। सो दैट इज रियल एस्टेट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। Which among the following is not a feature of agriculture, Indian agriculture? Food grain oriented farming, ये तो नहीं, ये तो है, डेफिनेटली है ना, हमारा फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का। लो डाइवर्सिफिकेशन है, कम हो रहा है धीरे धीरे, फूड ग्रेन ओरिएंटेड फार्मिंग कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए ये प्रोमिनेंट फीचर्स नहीं थे, है ना। तो ये है, ठीक है, ये दोनों है। डेफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन, ये भी फीचर है, इसको आप ऐसे ही याद रखोगे। बट एडवांस्ड इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग ये अभी तक नहीं हुई, कहीं ना कहीं मोस्टली रेनफेड पर और बाकी इरिगेशन पर भी हम रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एडवांस्ड इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग तो अभी तक हमने नहीं शुरू करी ओवरऑल। सो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने सक्सेसफुली आज का जो आपका लेक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर लुकिंग फॉर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कोर्सेज जो कि आपकी मदद कर सकें एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, जैप में 2026 के लिए, तो लेट मी टेल यू कि वी हैव अ फ्यू कोर्सेज जो कि आप edutap.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा बैच 3, जो कि आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। 2 घंटे की क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं और ऑफिस फ्रेंडली है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। इसके अलावा कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस कोर्स से रिलेटेड शेड्यूल या और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो, और डिटेल में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर जैब 80% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो, और ये सेम चीज़ आप यहाँ पर मास्टर कोर्स के लिए भी देख सकते हो। ब्रोशर है, डिटेल्स है, रिकॉर्डेड सेशंस यहाँ पर मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो आप इसे। लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम से पहले फॉर द रिवीजन, और बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल है एज इट इज़। सेम चीज़ अगर आपको अप्लाई करनी है किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारा पढ़ो, आपको सिर्फ पीपीबी पढ़ना है, आपको सिर्फ एएफएम पढ़ना है, उस केस में आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो, जिसमें ये सारे फीचर्स मिलेंगे लेकिन सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी मदद करे, एंड आई होप कि एडुटैप के कोर्सेज आपकी इस जर्नी में मदद कर सकें। इसके साथ ही आई विल check sign out for today. If you have any more queries related to this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next lecture. Thank you.